जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए आज वापस से लेकर आए हैं आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और पिछला क्लास था जीके जीएस का और होमवर्क ये रहा। होमवर्क में आपसे पूछे थे कि भारत के राष्ट्रगीत का रचना जो है वो किसने किया है। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। और करेक्ट आंसर करने वाले में से है लवली, आरिफ, ब्रिजेश, सादिक और अंबिका। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन हिंदी का। सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द आपको यहाँ पर पकड़ना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। अर्थ हो जाएगा अवलंब, आदिम या फिर अपमान। तो देखिए मेरे भाई, विशेषण की बात कर रहा है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, आदिम। कहिएगा सर कैसे पहचाने कि आदिम यहाँ पर विशेषण है। आप सभी लोग एक शब्द सुने होंगे, जैसे आदिम जाति, नाम सुने हैं आदिम जाति। अगर इसमें हम जाति शब्द जोड़ दें, आदिम जाति, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी प्राचीन काल के लोग, उसी को ना आदिम जाति कहा जाता है। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ लोगों की विशेषता बता रहे कि कैसा है भाई, आदिम लोग है, आदिम जाति के लोग हैं, मतलब प्राचीन काल के वो लोग हैं। मतलब कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला वही तो विशेषण कहलाता है, समझे ना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आदिम यहाँ पर क्या है, विशेषण है। बाकी सब ये जो अर्थ देख रहे हैं, अवलंब देख रहे हैं, अपमान देख रहे हैं, ये किसी न किसी तरह से संज्ञा का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कहता है आपसे कि वह भला आदमी चला गया, वाक्य में विशेष्य क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले भी हिंदी वाले प्रैक्टिस सेट में आप सभी को कराए हैं। विशेष्य पहचानने का नियम बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कहिएगा सर आदमी हो जाएगा विशेष्य। देखिए विशेष्य किसको कहते हैं, आज एक बार फिर से बताते हैं। जिसका विशेषता बताया जा रहा हो वही विशेष्य कहलाता है। जैसे कह रहा है ना, वह भला आदमी चला गया, मतलब आदमी की विशेषता बता रहा है ना कि आदमी कैसा है, भला है। तो भला तो यहाँ पर विशेषण हो गया, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, आदमी का ना बता रहा है, तो आदमी यहाँ पर विशेष्य हो जाता है, समझे। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर सी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस भूलिएगा नहीं, जो चीज़ बताते हैं उसको एकदम रिकॉल करते रहिए, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। कहता है किस विकल्प का परिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है। वही इंग्लिश का वर्ड दिया है आपको, हिंदी में इसका देखना है अर्थ सही दिया है कि नहीं दिया है और किस में गलत दिया है। कह रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो भाई मेरे रेस्ट मतलब आराम होता है, कहिएगा सर सही बात है। उसके अलावा यहाँ पर दिया है रेस्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है अपराध की लागत की प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति कहें, तो ये भी सही है। इसके बाद दिया है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है सिविल अदालत का आदेश, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, रिटर्न डेट, मतलब 60 दिन की प्रतीक्षा अवधि शुरू होती है, ये मेरे भाई गलत बात है, ठीक है। ये कोर्ट से रिलेटेड शब्द है ना, जो न्यायालय वगैरह में शब्द यूज होता है उसी से। रिटर्न डेट, देखिए रिटर्न डेट का मतलब होता है जैसे कोई पति और पत्नी है, आपस में दोनों का नहीं बन रहा है, तो लोग यदि तलाक चाह रहा है, तो उसमें पत्नी जो है, मान लिया जाए यदि पत्नी या फिर कोई पति किसी एक को पकड़ लेते हैं कि उसको तलाक नहीं चाहिए, लेकिन उसमें किसी एक पर्सन को तलाक चाहिए, तो कोर्ट उसको तलाक का इजाजत दे देता है, चलो भाई ठीक है। लेकिन उसको उसके साथ उसका ये भी कानून बना रहता है कि भाई आप जो है मिनिमम 3 महीने तक शादी नहीं कर सकते, मतलब कोई दूसरा शादी आप नहीं कर सकते हैं मिनिमम 3 महीने तक। यानी 3 महीने में कितना दिन होता है, कहिएगा सर 90 दिन। तो यदि यहाँ पर 90 डेज लिखा रहता फिर तो सही था, यहाँ पर तो सिर्फ 2 महीने यानी 60 दिन का ही दिया है, इसलिए वाला गलत हो जाएगा, समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि पत्नी हो या फिर पति हो, दोनों में से किसी के लिए भी, यानी दोनों के लिए ये कानून लागू होता है, समझे। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भाई शुद्ध शब्द पहचानिए कौन सा है। आशीर्वाद का शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए चारों में से। तो बिल्कुल कहिएगा सर करेक्ट आंसर यहाँ पर सी लग रहा है, आशीर्वाद। और में आकर, तालम स्व में दुर्भिकर होगा, उसके बाद वह में ऊपर रेफ, उसके बाद दो, आशीर्वाद, इस प्रकार से शुद्ध होता है, समझ गए। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। कहता है कोप का विलोम शब्द बताइए भाई क्या हो जाएगा। कोप, कोप मतलब क्या होता है, नॉर्मल समझिए, नहीं कहता है कि कोप, मुझे कोप आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, है ना। कोप मतलब गुस्सा होता है, क्रोध होता है। तो कोप का विलोम गुस्सा ही तो नहीं होगा, है ना, क्रोध भी नहीं होगा, भयभीत भी नहीं होगा। सटीक आंसर क्या होगा, कहेगा सर जिस प्रकार कोप यानी गुस्सा हो गया, तो उसी प्रकार उसको कहा जाएंगे, उल्टा शब्द में क्या बोलेंगे, उसको शांत बोलेंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए कहता है कि हर काम को देर से करने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, बताना है कि जो सारे काम को देर से करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई ध्यान रखिएगा, उसको हम दीर्घ सूत्री भी बोल सकते हैं, विलंबी भी बोल सकते हैं, दोनों शब्द यहाँ पर सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर डी है, ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल डी यहाँ पर सही जवाब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए। कहता है कि किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वृत्तमुखी स्वर किस क्रम में नहीं है बताइएगा।
कहिएगा सर वृत्तमुखी स्वर किसको कहते हैं? तो आंसर आप सभी लोग लगा लीजिए, हम बताते हैं। देखिए वृत्तमुखी स्वर उसी को कहते हैं जिस स्वर को बोलने में आपका होठ जो है यानी वृत्त के समान हो जाता है, गोल आकार का हो जाता है। तो बोल करके देखिए, तो कहिएगा सर यहाँ आ को तो छोड़िए, आ में तो होता ही नहीं है और आपका आंसर भी यही है ना। इसके अलावा देखिए ऊ बोलिए तो हर्षहु, ऊ में देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका लिप्स जो है वो गोल आकार का हल्का सा हो जाता है। ओ बोलिए देखिए उसमें भी हो जाता है, औ बोलिए देखिए उसमें भी हो जाता है, समझे। इसके अलावा जो आपका हर्षहु होता है, हर्षहु, दुर्गाहु, ओ और ओ, ये चारों जो है वृत्तमुखी स्वर है, ये आ नहीं है ना। इसमें सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर आ हो जाएगा। आ बोलते तो उसमें गोल थोड़े होता है ना, मुंह खुलता है, लिप्स अलग अलग हो जाता है, बस समझ गए। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि बताइए भाई किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम क्या कहलाता है? किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु या किसी निश्चित घटना या फिर किसी निश्चित कर्म के लिए। तो भाई निश्चित जब कह रहे हैं भाई तो निश्चित वाचक सर्वनाम है ना, निश्चय वाचक सर्वनाम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा निश्चय वाचक शब्द किसको बोलते हैं? आप सभी लोग पढ़े होंगे, जैसे ये हो गया है ना, इसके अलावा यह हो गया, वे हो गया, वह हो गया, ये सब जो शब्द है ये क्या है? निश्चयवाचक शब्द है। जैसे इसको यदि हम किसी वाक्य में डिनोट करके बनाएं तो कैसे बनाएंगे? जैसे यह पुस्तक, या फिर ऐसे कहें कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, इस प्रकार से कोई वाक्य हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा हम बनाते हैं कि वह पुस्तक राम की है ना, वह पुस्तक, मतलब जो वाक्य बना रहे हैं, तो ये यह वह क्या है? सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये दिखाता है कि यह पुस्तक जो है मेरी ही है, मतलब निश्चित मेरी ही है ये पुस्तक, समझ गए। वह पुस्तक राम की है, मतलब निश्चित वह पुस्तक राम की है, यानी निश्चितता का बोध होता है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कहिएगा सर बी हो जाएगा, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है? कारक पहचानना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चिन्ह पहचानिए कौन सा लगा हुआ है। कहिएगा सर माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो यहाँ पर को सर चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा चिन्ह है? को। तो आप याद कीजिए कारक में क्या होता है? कर्ता ने। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, देखिए यहीं पर को आ गया है ना, कर्म को, यानी कर्म यहाँ पर कारक होना चाहिए, तो बिल्कुल मेरे भाई कर्म कारक हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? डी में। इसके अलावा एक होता है संबंध वाला। संबंध में क्या होता है? संबंध में कहिएगा सर का, के, की, संबंध का चिन्ह यही होता है ना, का, के, की। तो यहाँ पर का, के, की नहीं है, यहाँ पर को है, और को आता है कर्म कारक में, ये ध्यान रखिएगा है ना। कर्ता ने कर्म को। एक होता है संप्रदान कारक, उसमें होता है को या फिर के लिए, को या फिर के लिए है ना, को या फिर के लिए। तो सबके शब्द अलग अलग, चिन्ह अलग अलग होते हैं। यहाँ पर को है तो को कर्म में आता है, कर्म कारक डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुष्ठान देखने से ही पता चल रहा होगा, अनुष्ठान यानी अनु जोड़ ठान। किस ऑप्शन में दिया है? कहिएगा सर यहाँ पर डी में दे रखा है। ये है कौन सा संधि? कहिएगा सर विसर्ग संधि, चूंकि विसर्ग लगा हुआ है। देखिए विसर्ग संधि के तो वैसे कई सारे नियम होते हैं, लेकिन नॉर्मली 2-3 आपको समझाते हैं। जैसे विसर्ग के बाद यदि आपको कहीं पर चौ या फिर छ मिल जाए आगे है ना, विसर्ग के बाद चौ या छ मिल जाए तो चौ या छ का क्या बन जाता है? तालम स्व में हलंत, ये वाला बनता है। इसके अलावा यदि विसर्ग के बाद कहीं पर ट या फिर ठ मिल जाए तो इसका क्या बन जाता है? इसका मूर्धन्य स्व बनता है, ये वाला बन जाता है। या फिर कहीं पर विसर्ग के बाद तो या फिर थ मिल जाए तो इसका क्या बन जाता है? ये वाला दन्न स्व बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा स्व लगा हुआ है? कहिएगा सर यहाँ पर मूर्धन्य स्व लगा हुआ है। देखिए हलंत लगा है ना, हलंत का ये आधा हो जाता है ना। तो अनु जोड़ ठान, देखिए ठ है यहाँ पर, विसर्ग के बाद ठ आया है। देखिए विसर्ग के बाद हम कह रहे हैं ना, या फिर टो या फिर ठ है, उसका क्या बनता है? कहिएगा सर मूर्धन्य स्व बनता है। देखिए है ना यहाँ पर तालम स्व के बाद मूर्धन्य स्व, यही तो है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर डी हो जाएगा, समझ गए। इसके अलावा चौ छ आए तो ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। दोनों में वही होता है, सब में यही होता है। नियम इसके और भी होते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ पर मोटा मोटा बताए हैं, क्योंकि 100 वाला आया था तो तीनों 100 वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। आइए मेरे भाई, देखिए कह रहा है कि बताइए जिसका काम उसी को साजे। अच्छा, जिसका काम उसी को साजे, इसमें ये लोकिति है, इसका अर्थ पूछ रहा है। कौन कहाँ पर सही दे रखा है, किस क्रम में सही दे रखा है? जिसका काम उसी को साजे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखते हैं पढ़ के। जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, यही तो हो जाएगा मेरे भाई। देखने से ही पता चल रहा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कहिएगा सर यहाँ पर बिल्कुल सही है। काम करने वाला सुशोभित होता है, ये सब तो होगा ही नहीं। जिसका काम उसी को साजे, मतलब जिसका जो काम है वही उसको अच्छी तरह से कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? यानी यहाँ पर आपको मुहावरा दे रखा है, अर्थ यहाँ पर दे रखा है। कहता है बताइए भाई खुशियां मनाना जो अर्थ है यह किस मुहावरे का है? तो घूरे के दिन फिरना,
और घी के दीपक जलाना, यही तो हो जाएगा, घी के दीपक जलाना। आप सभी लोग पढ़े भी होंगे। घी के दिए जलाना माने खुशियाँ मनाना, है ना। घर में गंगा बहाना, ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और उपयुक्त में से सभी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो सबसे सटीक वाला हो जाएगा मेरे भाई वो बी हो जाएगा, खुशियाँ मनाना माने घी के दीपक जलाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लें क्या। आइए देखिए, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित किस शब्द में परिभाषिक शब्द सुमेलित है। सुमेलित किस में है, यही ये कह रहा है। तो एम्प्लॉयर माने नियोक्ता, ऑनरेरियम मतलब मानदेय, या फिर आपका ज्यूरिसडिक्शन माने कार्यवृत्त, या ए बी है दोनों। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर ए और बी तो बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सर डी हो जाएगा। यानी एम्प्लॉयर माने नियोक्ता होता है, जो काम वगैरह देने वाला होता है, ये भी सही है। या फिर ऑनरेरियम, ये भी सही है, इसका मतलब मानदेय होता है। लेकिन कार्यवृत्त आपको पिछले क्लास में बताएं, कार्यवृत्त का इंग्लिश ये नहीं होता है। आपको बताए थे कार्यवृत्त का इंग्लिश होता है क्या, कहिएगा सर मिनट्स बताए थे, MINETUS, कुछ इस सॉरी उल्टा लिख दिए क्या, MINUTES मिनट्स होता है। या इसके अलावा आप प्रोसेडिंग भी लगा सकते हैं, प्रोसेडिंग्स भी लगा सकते हैं, ये भी सही है, समझ गए। लेकिन ज्यूरिसडिक्शन माने क्या होता है, तो आपको ये भी बताए थे, ज्यूरिसडिक्शन माने कार्य क्षेत्र होता है ना। क्या क्या हो जाएगा, कार्य क्षेत्र, या फिर न्यायाधिकार भी बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जाकर के हम न्याय कर सकते हैं। माने उसका कार्य करने का क्षेत्र जो होता है उसी को कार्य क्षेत्र कहते हैं, कि हमारा कार्य करने का क्षेत्र कहाँ तक है, ज्यूरिसडिक्शन इंग्लिश में उसको बोलते हैं, समझ गए। तो ज्यूरिसडिक्शन माने कार्यवृत्त नहीं होता, यही वाला गलत था। बाकी ये दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका अनुच्छेद वाला। अच्छा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कहिएगा सर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन, विद्यालयों में यूनिफॉर्म होना एक अच्छा विचार क्यों है। यानी दिया गया है ये आपका अनुच्छेद से ही। तो चलिए अनुच्छेद देखते हैं। कह रहा है आपका अनुच्छेद कि विद्यालयों में गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म उसको बोलते हैं, सचमुच एक अच्छा विचार है और मैं मानता हूं कि इन्हें प्रत्येक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पहनना चाहिए। मैं यह नहीं समझ पाता कि कुछ विद्यार्थी अपने गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म को पहनने में इतना असहमत क्यों होते हैं। आगे देखिएगा, और कुछ विद्यालय इन्हें पहनना आवश्यक क्यों नहीं कर देते। गणवेश से लोगों के धन की बचत होती है। चूंकि विद्यार्थी उसी वेश को रोज पहनते हैं, इसलिए माता पिता को उनके लिए विभिन्न प्रकार की या फिर अनेक कपड़ों की अनेक कपड़े खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिएगा कुछ और लिखा है। कहता है कुछ विद्यार्थी डिजाइनर जीन्स, जूते, टॉप पहनना चाहते हैं जो अच्छे लगते हैं, पर उन्हें खरीदना माता पिता को बहुत महंगा पड़ जाता है। जल्दी ही ये चीज़ें फैशन से बाहर हो जाती हैं। अक्सर ये चीज़ें अधिक दिन नहीं चलती और धुलने पर खराब हो जाती हैं। कहता है गणवेश बहुत अच्छे कपड़े से बनाया जाता है और अधिक चलता भी है ना। अब देखिए सवाल आपका क्या कहता है। सवाल कह रहा है कि विद्यालयों में गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म होना एक अच्छा विचार क्यों है, यही आपका सवाल है। तो इससे माता पिता के धन की बचत होती है। कहिएगा हाँ सर यही वाला तो लग रहा है। तो बिल्कुल मेरे भाई यही सही है ना। ऊपर आप पढ़े होंगे, इससे माता पिता की धन की बचत होती है। उन्हें बार बार नए तरह के कपड़े बच्चे को खरीद करके नहीं देना होता है। ऑप्शन यानी कि आपका अनुच्छेद में से बस इसको ढूंढ करके निकालना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है। कहता है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अभी एक तरह से ये जीके जीएस के अंतर्गत भी सवाल पूछा जा सकता है, या फिर चूंकि हिंदी और देवनागरी वाली बात लिखी है तो फिर आपको हिंदी में भी पूछ सकता है। तो बताइएगा संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, या किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ, यही ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, कहिएगा सर 343 के क में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा 343 का क कहिए या फिर 1 कहिए, तो ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। क्लास पिछला यदि आप सभी लोग रिकॉल कर पा रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। वृष भानुजा से एक अलंकार आपसे पूछे थे, है ना। कुछ इस प्रकार से था कि वृष भानुजा वे हलधर के वीर, कुछ इस प्रकार से था ना। तो वृष भानुजा का अर्थ आपको क्या बताए थे, कहिएगा हाँ सर। वृष भानुजा का मतलब उसमें दो चीज़ बताए थे। एक तो उसमें राधा हो जाएगा, वृष भानुजा माने राधा हो जाता है यानी कि वृष भानु की पुत्री, और एक वृषभ माने बैल भी बताए थे सर। हलधर माने क्या हो गया, हल को धारण करने वाला यानी कि बलराम, और वीर माने भी वहाँ पर बैल बताए थे। यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक। और वहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ था, कहिएगा सर वहाँ पर श्लेष अलंकार हो रहा था, समझे। तो यहाँ पर पूछ रहा है वृष भानुजा माने कौन, वृषभ की पुत्री, वृष भानु की पुत्री कौन थी, तो कहिएगा सर राधा। तो वृष भानुजा माने क्या हो गया, राधा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर क्या कहता है। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है।
किसी को यदि आदर देना है या उसको बड़प्पन देना है, बड़प्पन उसका समझना है, तो किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करेंगे? एक वचन वाला, बहुवचन वाला, सदा एक वचन वाला या सदा बहुवचन वाला? बताइए। सदा माने हमेशा। तो भाई मेरे देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो सबसे सटीक वाला होगा वो होगा सदा बहुवचन। बहुवचन तो होगा, लेकिन जब ऑप्शन में सदा दे रखा है तो सदा वाला ही लगाएंगे। लेकिन कैसे समझिएगा, हम आपको समझाते हैं। जैसे आपके पिताजी सामने से आ रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से वाक्य से आप संबोधित कर सकते हैं? यदि आपको वाक्य लिखना है तो कहिएगा पिताजी, पिताजी, आराम से लिखिए, पहले समझिए इसको। पिताजी आ रहे हैं, यही तो आप कहिएगा, पिताजी आ रहे हैं। या फिर एक वाक्य और हो सकता है कि पिताजी, पिताजी आ रहा है, पिताजी आ रहा है। तो यहाँ पर रहे क्या है? रहे माने हो गया बहुवचन और रहा हो गया एक वचन। तो लेकिन ये वाक्य आपको सुनने में अशुद्ध लग रहा हो कि पिताजी आ रहा है, ऐसा लगता है नीचता दिखा रहे हैं हम, है ना, वो बड़प्पन या आदर तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। पिताजी आ रहा है, ये वाक्य गलत है, शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध क्या हो जाएगा? पिताजी आ रहे हैं। तो अब समझिए, पिताजी तो एक है लेकिन रहे तो बहुवचन है, समझ गए? तो आदर देने हेतु या फिर बड़पन हेतु हम लोग किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं? बहुवचन का। अब ऐसा नहीं कि कभी पिताजी को रहा बोल देंगे, कभी रही बोल देंगे, जब या फिर रहे बोल देंगे। जब भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? रहे ही तो बोलेंगे। तो बहुवचन का तो यूज होगा, लेकिन हमेशा हम बहुवचन का ही तो यूज करते हैं। तो जब ऑप्शन में सदा दे रखा है तो आपको यही सी लगाना है, सदा वाला। समझ गए? जिस ऑप्शन में रहेगा, नहीं कि जरूरी नहीं कि सी में, जिस ऑप्शन में सदा वाला दिख जाए सदा वाला, नहीं रहेगा तो सिर्फ बहुवचन पे लगाएंगे। समझ गए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सटीक वाला हो जाएगा, सदा बहुवचन का हम लोग यूज करते हैं। रहे क्या है? कि बहुवचन शब्द है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कहता है। देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है, हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्ति है, इसको पूरा करने के लिए कह रहा है। तो दिमाग लगाइए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता की वीरांगना के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की कायर के साथ सगाई झांसी में, या हुई वीरता की संपन्नता के साथ सगाई झांसी में। देखिए, जब तक आप ये कविता तो वैसे आप सभी लोग पढ़े ही होंगे। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। कौन सा? झांसी की रानी। पढ़े आप सभी लोग? झांसी की रानी पढ़े जरूर होंगे, झांसी की रानी। ये इसकी रचयिता कौन है? कौन ये कविता लिखे हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। पहले तो आप यही वाला याद रखिएगा, हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए। और इसी में एक लाइन है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। करेक्ट आंसर क्या होगा? वैभव यहाँ पर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? वैभव शब्द फील हो जाएगा। तो बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछता है कि बहुत सुस्ती से काम करना, इसके लिए उचित मुहावरा क्या हो जाएगा? यानी फिर से आपको अर्थ दे रखा है, मुहावरा इस पर पूछ रहे हैं। तो बहुत सुस्ती से काम करना क्या हो जाएगा? कौआ चले हंस की चाल, चोरी का माल मूरी में, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, और फिर अगला दिया है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो देखने से पता चला होगा सर, सबसे सटीक आंसर सर सी वाला लग रहा है। 9 दिन तक चलता है लेकिन अढ़ाई कोस चलता है, समझे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी बहुत सुस्ती से काम कर रहा है ना। तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहता है, कथा सम्राट प्रेमचंद, इसका वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय, या इसी को धनपत राय के अलावा नवाब राय भी कहा जाता था। क्या बोलेंगे? नवाब राय। या फिर इसी का एक और नाम मुंशी प्रेमचंद। क्या बोलेंगे? मुंशी प्रेमचंद। वैसे तो सबसे प्रचलित नाम यही है प्रेमचंद, लेकिन वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। इसको नवाब राय भी कहा जाता था। वास्तविक बोला जाता है धनपत राय ही लगाना है, नवाब राय भी कहा जाता था। और मुंशी प्रेमचंद ये इसका बुक वगैरह में प्रचलित नाम है, मुंशी प्रेमचंद। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धनपत राय। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि देने वाला कौन था? कई बार यही पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि देने वाले शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान रखिएगा, चट्टोपाध्याय, ठीक है? ये व्यक्ति थे प्रेमचंद को कथा सम्राट कहने वाले। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, धनपत राय प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला है। किस चीज़ की रचना के लिए? हिम तरंगिनी के लिए। और कब मिला है यदि एग्जाम में पूछा जाए तो 1955 में मिला है। इसके अलावा इसको और भी मिला है, कई तरह के अवार्ड मिले हैं। एक और ध्यान रखिएगा, बाकी सारे तो नहीं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, 1963 ईस्वी में इसको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण किस चीज़ से? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 1963 में।
और 1955 में इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस चीज़ के लिए? हिम तरंगिनी के लिए। याद रखिएगा किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए, कहता है कई समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। माने जो सही से मेल नहीं खा रहा वही आपको बताना है। तो एक शब्द यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, काक। काक माने मयूर सर, कभी नहीं हो सकता है। काक माने कौवा होता है। काक माने मयूर या मोर तो नहीं होता है। देखिए, सारंग या मयूर ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, इसका अर्थ होता है मोर, है ना। सारंग या मयूर माने मोर होता है, काक नहीं होता है। काक माने तो कौवा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? सटीक नहीं था, अनुप्रयुक्त पूछ रहा था, है ना। कौन सा जोड़ा नहीं सही है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी उपयोगी का उपादेय, इष्टकर होता है। पुष्कर माने जलाशय या ताल होता है। भूमि माने मही या फिर धरा होता है। लेकिन काक माने कौवा होता है, मोर या सारंग नहीं होता है ना। मयूर या सारंग, मयूर सारंग तो मोर का हो जाता है, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि भाई बताइए विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? करा चुके हैं आपको, बताइएगा। ध्यान रखिएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? कहिएगा सर जुगुप्सा होता है। ध्यान रखिएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? सादृश्य मूलक अलंकार किस में नहीं है? बिल्कुल, यदि आप सभी लोग थोड़ा सा भी अपने माइंड में ये अभ्यास कर पा रहे हैं तो कहिएगा सर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। अब कैसे तो समझिएगा, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी ना किसी तरीके से कोई शब्द भले यूज हो जाए, लेकिन उसमें देखिएगा कि दो वस्तुओं का या तो तुलना किया जाता है या दो वस्तुओं की समानता दिखाई जाती है। उपमा अलंकार या रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार में पढ़े आप सभी लोग। लेकिन विशेषोक्ति अलंकार किसको कहते हैं? ध्यान लगाइए, बताए थे ना आपको कि कारण होते हुए भी कार्य का संपन्न ना होना, है ना। जैसे अलंकार आपसे पूछा जाए कि दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी हूँ, माने क्या हो रहा है? मेघ बरस रहा है, पानी बरस रहा है, फिर भी प्यासी की प्यासी दिखाया जा रहा है, तो वहीं पर तो होता है विशेषोक्ति अलंकार। देखिए, कारण सादृश्य मूलक अलंकार नहीं, माने दृश्य होते हुए भी, माने कारण होते हुए भी कार्य संपन्न न होना, तो सादृश्य मूलक अलंकार नहीं किस में हो जाएगा? तो इसी में तो नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसी प्रकार से और भी अलंकार होते हैं जिसमें कि वस्तुएं होती है लेकिन कार्य संपन्न नहीं होता है, तो उसी में होता है विशेषोक्ति अलंकार। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में बताइए भाई कौन सा अलंकार है? पहचानिए। मस्त क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, यहाँ पर घटा घटा कहिएगा सर शब्द दो बार यूज हुआ है और दोनों बार अर्थ इसका अलग है, यानी शब्द एक ही लेकिन जितना बार भी यूज किया गया हो हर स्थिति में उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा हो। वहीं पर तो होता है आपका कौन सा अलंकार? कहिएगा सर यहाँ पर होता है हमारा यमक अलंकार। पढ़ा है ना आप सभी को यमक अलंकार। अब कैसे समझिएगा, यहाँ पर घटा माने क्या हो रहा है? काली घटा। यहाँ पर घटा माने हो रहा है बादल, क्या हो जाएगा? बादल। और यहाँ पर घमंड घटा माने क्या? घमंड क्या हो गया? कहिएगा सर कम हो गया। यहाँ पर घटा माने बादल, यहाँ पर घटा माने कम हो जाना, है ना। तो अर्थ अलग अलग निकल रहा है लेकिन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कहिएगा सर यमक अलंकार हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुनो, वहाँ पर भी देखते थे पानी पानी दो बार यूज हुआ था, वहाँ पर भी यमक अलंकार बताए हैं आप सभी को। ये रहा आपका होमवर्क, बताइएगा इसका क्वेश्चन। कहता है शुद्ध वर्तनी यानी करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है आपको। कवित्री किसमें सही लिखा हुआ है, यही आपको बताना है। ठीक है, इसका जवाब सभी को कमेंट करके बताना है। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको देख लीजिएगा सारा क्लास। और फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बीके स्टडी कॉर्नर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या फिर सर्च भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम पर, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।